हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम फुटप्रिंट्स के चैप्टर 6 का पार्ट 3 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ई ब्राइट जो है अपने ग्रेजुएशन के बाद भी अपना रिसर्च कंटिन्यू करते हैं। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर at Harvard University, Ebright went to the laboratory of the Department of Agriculture and did some work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. Now यहाँ पे एज अ क्लास 10 स्टूडेंट आपको एक बहुत अच्छा हिंट मिल रहा है एंड ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिका में होता है, इंडिया में भी एकदम सिमिलर ट्रेंड होता है चीज़ें करने का। कि आप देखें कि वो 12 से उन्होंने ग्रेजुएशन ली एंड देन फाइनली अब उनको कहाँ एंट्री मिल गई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आईवी लीग का पार्ट है। आईवी लीग यूनिवर्सिटी बोलते हैं इसको। समथिंग जो सबको चाहिए होता है, जैसे MIT है, ऐसी यूनिवर्सिटी जो सबको उसमें जाना होता है। टॉप यूनिवर्सिटी है यूएस की एंड वहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं। सो अब हमें पता लग रहा है कि ऑब्वियसली उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिल गई एंड नो सरप्राइज, बिकॉज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हो तो आपका प्रोफाइल बहुत तगड़ा होना चाहिए। उनका प्रोफाइल डेफिनेटली तगड़ा था, उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, इतने साइंस फेयर जीते। एंड आपने ये भी नोटिस किया कि एकदम सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने कैसे अपने आप को एडवांस किया एंड फाइनली स्टेज तक पहुंचे कि उन्होंने दिखा दिया कि कैसे जो गोल्ड स्पॉट है उससे हार्मोन से इसका बटरफ्लाई विंग बनता है। सो नेक्स्ट समर जब वो फ्रेशमैन ईयर में थे, मतलब फ्रेशर थे उस यूनिवर्सिटी में, वो वापस उस लेबोरेटरी में गए जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है और उन्होंने और काम किया उस हार्मोन के ऊपर जो कि गोल्ड स्पॉट से निकल के आता था। एंड वो क्यों जाते थे वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे उनको लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने का मौका मिलता था। एंड यही रीज़न होता है क्यों आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, क्यों आप किसी ऐसे लैब्स में अप्लाई करते हो, ताकि आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिल सके एडवांस्ड। बिकॉज ये करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली ना आप अफोर्ड कर सकते हो ना एक छोटा मोटा स्कूल अफोर्ड कर सकता है। आपको एक यूनिवर्सिटी या एक प्रॉपर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना पड़ेगा एंड बोलना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे मौका दीजिए काम करने का, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। एंड सिंस वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में ऑलरेडी जा चुके थे, उनके पास कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो वापस वहाँ पे गए एंड उन्होंने सोफिस्टिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड यू कैन से। सो कॉम्प्लेक्स का मतलब कि एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने यूज़ किए। उन्होंने क्या पता कर लिया, आप उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर। सो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से आपने देखा होगा कि कैसे वो किन एटम से बने होते हैं, क्या उनका बॉन्डिंग है, इनको आप केमिकल स्ट्रक्चर बोलते हो। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल का है, ये टेस्टोस्टेरोन का है। सो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो केमिकल स्ट्रक्चर, देन आपको पता लगता है कि वो कैसे काम करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन नोइंग हाउ दे एक्चुअली वर्क। तो आज हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो वो क्या करता है हमारे बॉडी में, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने इसका केमिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर कर लिया, हम और डेप्थ में जा सकते हैं। तो अब क्योंकि वो और एडवांस में जा रहे थे, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या था कि उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर निकालें। सो उस हार्मोन को उन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर निकाला। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of chemical structure of a hormone. So 1.5 साल के बाद जब वो थर्ड ईयर में थे, अपने जूनियर ईयर में थे कॉलेज के, तो उनको क्या आइडिया आया अपनी सेल की लाइफ की न्यू थ्योरी का। सो जो उन्होंने थ्योरी दी है सेल के लाइफ के ऊपर, जिसके लिए वो फेमस है बेसिकली, उनका आइडिया अब आया उनके पास जब वो कॉलेज में थे। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज। उनको कब आया? जब वो एक्सरे फोटोज देख रहे थे हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को उस एक्सरे में। When he saw the photos, Ebright didn't shout, Eureka, or even I've got it. But he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA. सो कितना ब्यूटीफुल जर्नी इस चैप्टर से हमें मिल रहा है कि कैसे एक बच्चा जो तितलियां पकड़ता था वो कहाँ से कहाँ अब पहुंच रहा है। सो उस फोटोज में, उस एक्सरे फोटोज में ईब्राइट ने जैसे ही देखा तो वो चिल्लाए नहीं, यूरेका। सो यूरेका आप कब चिल्लाते हो? जब भी आप कुछ नया चीज फाइंड या डिस्कवर करते हो। सो इट्स अ क्राई ऑफ जॉय व्हेन वन डिस्कवर समथिंग। अरे मुझे कुछ मिल गया, अरे मुझे कुछ मिल गया, ऐसा आप एक्साइटेड होकर बोलते हो ना, मुझे कुछ मिला। दैट्स यूरेका बेसिकली, एक वर्ड है। इसका हिस्टोरिकल रीजन है कि यूरेका वर्ड कहाँ से है, बट आपके लिए यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ क्राई ऑफ जॉय व्हेन वन डिस्कवर्स समथिंग। या उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया, क्योंकि ही बिलीव्ड
पर वो बिलीव करते थे कि अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स, फाइंडिंग्स यानी डिस्कवरीज, सो ये जो उनकी डिस्कवरीज है इंसेक्ट्स के बारे में, उसके साथ इंसेक्ट के हार्मोन की, उसके साथ जो ये फोटोज हैं वो बायोलॉजी के एक पजल का आंसर दे रहे हैं। सो बायोलॉजी का पजल क्या था कि कैसे सेल डीएनए का ब्लूप्रिंट रीड करते हैं। सो डीएनए क्या है? डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। सो आई थिंक ये आपने कभी साइंस में पढ़ा होगा जब आपने सेल्स पढ़े होंगे कि डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस होता है सेल के न्यूक्लियस में। तो ये सेल है, न्यूक्लियस ये है, उसमें ये पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर, जिसको आप डीएनए बोलते हैं। उसका ये ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, द मोस्ट पॉपुलर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। एंड ये क्या कंट्रोल करता है? हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है? हेरिडिटी मतलब पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। सो जब एक पेरेंट एक चाइल्ड पैदा करते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चे में चले जाते हैं, और ये बहुत रैंडम होता है। ऑब्वियसली कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पापा से भी रिजेंबल करता है, कुछ मम्मी से ज़्यादा, कुछ में बहुत मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये पास ऑन कौन करता है? पेरेंट से चाइल्ड में। हम अपने पेरेंट जैसे क्यों दिखते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि इंसान एक खरगोश पैदा कर दे? क्यों एक तितली हनी बी को पैदा नहीं करती है? रीजन इज दिस डीएनए। डीएनए बताता है कि आपका बच्चा आप जैसा होना चाहिए। आप एक इंसान ही पैदा करेगा, एंड ये कौन इंश्योर करता है? एक डीएनए। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन कौन करता है? पेरेंट टू चाइल्ड, ये पर्टिकुलर डीएनए। इसको आप हेरिडिटी बोलते हैं। एंड ये क्या डिटरमाइन करता है? सेल का फॉर्म मतलब उसका शेप एंड साइज, एज वेल एज उसका फंक्शन की वो क्या करेगा। तो सिंस वो सेल लेवल तक डिफाइन करता है, एंड सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हम पूरे बने होते हैं। तो वो हमारा पूरा ब्लूप्रिंट वो बनाता है। दैट्स व्हाई डीएनए को क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट ऐसे डिजाइन का एक प्रिंट होता है जो कि आप इंजीनियरिंग में यूज करते हैं कोई भी चीज बनाने के लिए, उसको लाइक 2D ड्राइंग फॉर एग्जांपल, तो इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। एंड इसीलिए डीएनए को ब्लूप्रिंट कहा जाता है बिकॉज उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि एक पर्टिकुलर एनिमल कैसा बनना चाहिए। उसको पता होता है कि नाक यही होनी चाहिए, नाक का शेप ये होना चाहिए, आँख ऐसी बनी होनी चाहिए, एंड सारी इंफॉर्मेशन कोडेड होती है इस पर्टिकुलर डीएनए में। एंड उन्होंने क्या डिस्कवर किया? डीएनए तो है, डीएनए में इंफॉर्मेशन तो है, बट सेल्स रीड कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनको कैसे पता लगता है, कैसे पढ़ पाते हैं वो उस डीएनए की इंफॉर्मेशन को, एंड डिसाइड करते हैं अच्छा मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all the night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. So Ebright और उनका जो कॉलेज का रूममेट था जेम्स आर वॉन्ग, उन्होंने पूरी रात जो है काम किया, पिक्चर्स ड्रॉ करते रहे, प्लास्टिक मॉडल्स बनाते रहे मॉलिक्यूल्स के, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कैसे हो सकता है, कैसे वो रीड करेंगे। एंड साथ में उन्होंने एक पेपर लिखा जिसमें ये एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया कि सेल्स कैसे रीड करते हैं डीएनए के ब्लूप्रिंट को, एंड ये उन्होंने पब्लिश कर दिया। आपको पता होगा पार्ट 1 में बताया गया था कि उन्होंने एक फेमस जर्नल में इसको पब्लिश किया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, Richard Ebright graduated from Howard with highest honors, second in his class of 1510. Ebright went on to become a graduate student researcher at Howard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. सो सरप्राइजिंग नो वन, किसी को ये सरप्राइज नहीं था जो भी जानते थे रिचर्ड ईब्राइट को, कि उन्होंने ग्रेजुएट किया हार्वर्ड से हाईएस्ट ऑनर्स के साथ, बहुत ही हाई डिग्री के साथ, हाई ग्रेड के साथ उन्होंने ग्रेजुएट किया। अपनी क्लास में सेकंड आए, और पूरी क्लास का स्ट्रेंथ क्या था? 1510। तो पूरे कॉलेज में उस ईयर में वो सेकंड आए। एंड ही वेंट ऑन, सो ही वेंट ऑन यानी ही कंटिन्यूड। क्या कंटिन्यू किया उन्होंने? वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गए हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। सो बेसिकली वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने निकल गए ग्रेजुएशन के बाद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, जहाँ पे उन्होंने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। तो जब भी आप थ्योरी बनाते हैं तो आपको उसको टेस्ट भी करना होता है, ताकि वो थ्योरी जो है फाइनली कोई डिस्प्रूव ना कर पाए, एंड ऐसा होता था वो लॉ बन जाता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots on the monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. So अगर ये theory correct prove हुई तो ये बहुत बड़ा स्टेप हुआ इस चीज़ को समझने में, लाइफ के प्रोसेसेस को समझने में, कि जो हमारी ज़िंदगी है वो कैसे
चलती है, कैसे हमें मिलती है, इसको समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड इससे नए आइडियाज़ भी निकल सकते हैं, जिससे हम समझ जाएं कि कैसे कैंसर्स को प्रिवेंट किया जा सके और कैसे दूसरे डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। सो बहुत सारी ऐसे जेनेटिक डिजीजेज होती हैं जो बेसिकली हमें कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जेनेटिकली, उससे मिलती है। एंड उनको रोकने का कोई तरीका नहीं होता। जब भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आप उनके लिए कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं, तो क्या पता उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ मिल जाए इस थियोरी की वजह से। एंड ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? ईव राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से, उनकी जो साइंटिफिक उत्सुकता थी चीज़ों को समझने की, जानने की, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। उनका जो हाई स्कूल रिसर्च था, कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने कि मोनाक के स्पोर्ट्स का क्या पर्पस होता है, फाइनली क्या चीज़ के लिए उनको लीड किया, इवेंचुअली मतलब होता है इन दी एंड इट लेड टू हिज थियरी ऑफ सेल लाइफ। सो उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ से एंड कहाँ ख़त्म किया, उन्होंने सेल की लाइफ को एंड इवन एज अ होल ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने कुछ डिस्कवर कर लिया कि कैसे सेल्स का लाइफ जो है, कैसे फंक्शनैलिटी होती है, कैसे उसका फॉर्म होता है, कैसे वो रीड कर पाते हैं डीएनए से। रिचर्ड ई ब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस फर्स्ट ही began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. E. Bright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist, an all-round outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. सो रिचर्ड ई ब्राइट जो है साइंस में इंटरेस्टेड थे जब से उन्होंने बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट किया, बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो किसी और चीज़ के लिए, किसी और इंटरेस्ट के लिए टाइम नहीं निकालते थे। मतलब वो बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन थे। वो एक चैंपियन डिबेटर भी थे, मतलब डिबेट्स भी करते थे, पब्लिक स्पीकर भी थे, एक गुड कनोइस्ट भी थे। सो कनोइस्ट क्या होता है? कनो एक ऐसी छोटी बोट होती है जिसमें एक छोटा सा होल होता है जहाँ पे आप ऐसे पैर अंदर घुसाते हैं एंड इस तरह से आप उसको रो करते हैं, एंड ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट होता है। सो एक अच्छे कनोइस्ट भी थे, ऑल राउंड आउटडोर पर्सन थे। एक आउटडोर पर्सन थे, सिर्फ घर में नहीं बैठे रहते थे, बाहर बहुत सारे एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते थे, आउटडोर एक्टिविटीज करते थे। एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे, वो पर्टिकुलरली नेचर की फोटोग्राफी करते थे एंड वो साइंटिफिक डिस्प्लेस की फोटोग्राफी करते थे। एग्जिबिट्स यानी डिस्प्लेस। In high school, Richard E. Bright was a straight A student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and Model United Nations Club. He also found someone to admire, Richard A. Weiherer, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Weiherer was the perfect person for me then. He opened mind to new ideas, E. Bright said. So, high school में जब वो थे तो वो straight A student थे. Straight A मतलब first class. हमेशा उनको टॉप मार्क्स मिलते थे सारे एग्जाम्स में, उसका मतलब हो गया स्ट्रेट ए। सो स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे बिकॉज लर्न करना उनके लिए ईजी था। उन्होंने बहुत सारी एनर्जी जो अपनी कहाँ पे चैनल कर दी, कहाँ पे टर्न करी, डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स। सो इस क्लब में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी स्पेंड किया। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। सो उनको कोई मिला जिनको बहुत एडमायर करते थे। एडमायर करना मतलब प्रशंसा करना। सो एक व्यक्ति मिले जिनकी वो बहुत प्रशंसा करते थे, जिनका नाम था रिचर्ड ए वायहरर। एंड वो कौन थे? उनके सोशल स्टडीज के टीचर थे एंड उनके एडवाइजर भी थे। एडवाइजर मतलब सलाहकार। एंड ईब्राइट उनके बारे में क्या बोल रहे हैं कि वो जो थे वो परफेक्ट पर्सन थे मेरे लिए। उन्होंने मेरा दिमाग खोला नए आइडियाज के लिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वायहरर सेड. What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and other interests. So वो क्या बोल रहे हैं रिचर्ड के बारे में कि हमेशा वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे। एंड वॉट प्लीज मी, वॉट मेड मी रियली हैप्पी, जो मुझे पसंद था उनके बारे में, वो ये था कि देखो ये एक आदमी है जो 3 से 4 घंटे हर रात डिबेट के लिए रिसर्च में बिताता था, बिसाइड्स किसके अलावा अपने सारे रिसर्च विद बटरफ्लाइज, जो भी बटरफ्लाइज की रिसर्च थी, हमने की स्टोरी देखी कि उन्होंने करते रहते थे वो। एंड उनकी जो भी दूसरे इंटरेस्ट थे, फोटोग्राफी हो गया, उनकी कनोइंग हो गई, तो सारे चीज़ों को बैलेंस करते हुए भी वो 3 से 4 घंटे डिबेट के रिसर्च में लगा देते थे। सो कितना ज़्यादा एफर्ट लगाते थे इवन दूसरी चीज़ों के लिए भी। Richard was competitive, Mr. Weirer continued, but not in a bad sense. He explained, Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best he could. For the right reasons, he wants to be the best. तो अब उनकी क्या क्वालिटीज वो हाईलाइट कर रहे हैं कि रिचर्ड जो है कॉम्पिटिटिव थे, बट गलत सेंस में नहीं। सो कॉम्पिटिटिव यानी किस सेंस में? वो जीतना नहीं चाहते थे। ही वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग से, सिर्फ जीतने की खातिर,
सेक का मतलब होता है खातिर, तो सिर्फ जीतने के खातिर वो जीतना नहीं चाहते थे, या इसलिए नहीं जीतना चाहते थे कि उनको कोई प्राइज मिले, बट वो इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि वो अपना सबसे अच्छा काम करना चाहते थे, अपना सबसे बेस्ट देना चाहते थे, इसलिए वो जीतना चाहते थे। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और इस सही रीजंस के लिए वो हमेशा बेस्ट होना चाहते थे। सो बहुत ही प्यारा थॉट है ये कि हम क्यों जीतना चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि आज मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, तो एक वो हो गया तरीका। एक और होता है कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा तो मुझे बॉस से अच्छी सैलरी मिलेगी, मुझे प्रशंसा मिलेगी दूसरों से। बट ये हो गया नॉट द राइट रीज़न। बट राइट रीज़न क्या है कि आप अच्छा काम इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप चाहते हो कि आप अपना बेस्ट दें, एंड दैट इज सक्सेस, दैट इज विनिंग, एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एंड वो क्या बोल रहे हैं कि यही एक इंग्रेडिएंट है जो कि साइंटिस्ट को बनाते हैं। इंग्रेडिएंट मतलब ये जो सामग्री है। Start with a first-rate mind. Add curiosity and mix in will to win for the right reasons. Ebright has these qualities, and from the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. Robert W. Peterson. So क्या चीज़ से स्टार्ट करना है आपको? फर्स्ट रेट माइंड। फर्स्ट रेट यानी एक्सीलेंट, एक अच्छा दिमाग हो आपके पास, उसमें क्यूरियोसिटी ऐड कीजिए, थोड़ी उत्सुकता ऐड कीजिए उस दिमाग में, अच्छे से मिलाइए। क्या मिलाइए? एक विल, एक डिटर्मिनेशन जीतने के लिए राइट रीजन से। सो यहाँ इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है कि राइट रीजंस के लिए जीतने की आपकी चाह होनी चाहिए, एंड ईब्राइट में ये क्वालिटीज थी। एंड जब से उनके हाथ में ये बुक आई है ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क, एंड उनके लिए जो साइंस की दुनिया उस बुक ने खोली है, तब से रिचर्ड ईब्राइट ने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को नहीं छोड़ा, नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। What lesson does Ebright learn when he does not win anything at a science fair? So क्या lesson learn किया Ebright ने जब वो कुछ नहीं जीते साइंस फेयर में? So Richard Ebright learned that he should perform and present results of his experiments at a science instead of just showing neat display. So उन्होंने ये learn किया कि उनको कुछ perform और present करना है results अपने experiments का, rather than neat display show करने से। What experiments and projects does he then undertake? फिर उन्होंने क्या experiments undertake किया? So आप बहुत सारे लिस्ट बता सकते हो अलग अलग ईयर में, यहाँ मैंने लिस्ट डाउन किया है। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. In his 9th grade, he tested the theory that viceroy butterflies copy monarchs for his science fair project. In his second year, through the final year, Richard Ebright did the research on the purpose of 12 tiny gold spots on a monarch pupa. What are the qualities that go into the making of a scientist? So कौन सी ऐसी qualities है जिससे scientist बनता है? So an excellent and curious mind with a strong will to do one's best are the qualities that go into making of a scientist. So वो जो 3 चीज़ें दी गई थी उसको आप इस तरह से बता सकते हैं कि एक excellent mind चाहिए और curious mind चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ अपना अच्छा देने का, टू डू वंस बेस्ट, ये क्वालिटीज एक साइंटिस्ट को बनाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।